हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो हाई लेवल कमेटी HLC जिसकी अपॉइंटमेंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन नेशन वन इलेक्शन पे। दोस्तों, इस कमेटी को हेड किया गया था जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे श्री राम नाथ कोविंद जी, उनके द्वारा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सितंबर 2023 में। दोस्तों, ये इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुई थी ताकि एग्जामिन किया जा सके कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हम ONOE भी कहते हैं। इस कमिटी ने एडवोकेट किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल बॉडीज़ के लिए। आइए दोस्तों, जानते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शन एक आइडिया है जिसका एम है लोकसभा, स्टेट असेंबली इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करवाना, ताकि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स सेम डे वोट कर पाए। दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे देश में ही एक दिन में इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑन द सेम डे सभी इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करना, यही एम है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। कई सारे ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि पूरे देश के अंदर वोटिंग सेम डे पर होगी, सिंगल डे पे होगी। ऐसा बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। आइ- आइए दोस्तों, जानते हैं नीड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दोस्तों, अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाएगा। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए और डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखें कि 3 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है और सबके लिए अगर इलेक्शन डिफरेंट कंडक्ट होगा तो इससे जो लोग बाहर रहते हैं वो लीव लेकर आएंगे और अपने वोट को कास्ट करेंगे। अगर इलेक्शंस बार बार होंगे, टुगेदर नहीं होंगे, तो माइग्रेंट वर्कर्स अपने काम को छोड़ के आएंगे, जिससे सप्लाई चेन और प्रोडक्शन साइकिल भी डिसरप्ट होगा। तो इससे भी बचाव करने के लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ताकि एक ही टाइम में जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो लीव लेकर आ जाए और अपने वोट को कास्ट कर दे, ताकि बार बार उनको जहां वो काम करते हैं वहां से लौट के अपनी जगह ना आना पड़े। इससे दोस्तों फैटिग भी होता है लोगों में और वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने से फ्रीक्वेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, जिसके कारण पॉलिसी पैरालिसिस भी होता है। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने के बाद सरकार किसी भी तरह के पॉलिसी को लेकर नहीं आ सकते हैं। तो अगर बार बार देश के अंदर इलेक्शंस होते रहेंगे तो इससे पॉलिसी पैरालिसिस भी होता रहेगा। तो इससे बचाव करने के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। दोस्तों, अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाएगा तो इससे गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि अगर इलेक्टोरल कैलेंडर्स सिंक्रोनाइज करेंगे तो समय बच जाएगा, जिसके वजह से पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन्स और मोर टाइम मिल पाएगा गवर्नेंस के लिए। इसके विपरीत जहां इलेक्शंस कई बार होते हैं वहां पे जो गवर्नमेंट का टाइम होता है इन सब में भी जाता है और सिटीजन्स के को पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में हिंड्रेंस होता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोटर पार्टिसिपेशन। दोस्तों, बार बार इलेक्शन होने से जो वोटर्स हैं वो अपने काम को छोड़कर बाहर से फिर उस जगह पे आते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं। तो इससे वोटर्स में फटीग भी होता है और बहुत तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए।
साथ ही साथ दोस्तों जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो भी कम होगा। अगर बार बार इलेक्शन होते जाएंगे तो इससे जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे वो भी बढ़ेंगे और कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन से इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस कम होंगे और जो डिस्प्यूट्स है या बर्डन होगा कोर्ट्स के ऊपर पे वो कम होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कई बार जो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कास्ट क्लास इस तरह के डिविजन्स को यूज़ करके एक तरह का जो सोसाइटल कोहिजन है उसे डिसरप्ट करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों अगर इलेक्शंस कम होंगे, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस नहीं होंगे तो इस तरह के पॉलिटिक्स से भी बचाव हो पाएगा। अब आते हैं कुछ इश्यूज के बारे में जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है, जैसे लीगल चैलेंजेस, हंग पार्लियामेंट और असेंबली एंड प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन वायलेट्स द राइट्स ऑफ द स्टेट, सिंक्रोनाइजेशन, लॉजिस्टिक्स एंड मैन पावर। आइए दोस्तों समझते हैं एक एक इश्यूज को और क्या कमिटी ऑब्जर्वेशंस है, रिकमेंडेशंस है, उसको भी समझते हैं। दोस्तों पहला जो इश्यूज है वो है लीगल चैलेंजेस। कुछ लीगल चैलेंजेस भी हैं जो कि आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी इलेक्शन को सिंक्रोनाइज किया जा सकेगा। तो कमिटी के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो कमिटी जो रिकमेंडेशंस दे रही है वो इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए दो स्टेप बता रही है। पहला जो स्टेप है कि हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड करें। दोस्तों ये स्टेप लेना आसान नहीं है, क्योंकि इस स्टेप को लेने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आर्टिकल 83 को अमेंड किया जाएगा और आर्टिकल 172 को भी अमेंड किया जाएगा और आर्टिकल 82 ए को इंसर्ट किया जाएगा। यानी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह के अमेंडमेंट के लिए जो स्टेट का रेटिफिकेशन है उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों सेकेंड स्टेप्स जो है इस चैलेंज को मैनेज करने के लिए वो ये है कि विद इन 100 डेज 100 दिन के अंदर जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन होते हैं उसके 100 दिन के अंदर इलेक्शंस फॉर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को भी सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। इस पर्पस के लिए भी एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आर्टिकल 324 ए को इंसर्ट किया जाएगा और अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 325 में। दोस्तों ये जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो किस आर्टिकल का हो रहा है, इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसलिए हम इन सभी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास चैलेंज है वो है इशू ऑफ हंग पार्लियामेंट असेंबली एंड प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हंग हाउस या नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं तो कमिटी कहती है कि फ्रेश इलेक्शंस करवा लो फॉर द हाउस ऑफ द पीपल। तो जो बचे हुए टर्म होते हैं उसी के लिए हमारा इलेक्शन वैलिड होता है। इसी प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहाँ भी न्यू इलेक्शंस तब तक नहीं होते हैं जब तक हाउस ऑफ द पीपल के फुल टर्म एंड नहीं हो जाते हैं। तो इसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 को अमेंड किया जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैलेंज है ऑल्टरिंग स्टेट इलेक्शंस वुड वायलेट द राइट ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 327 को मेंशन करने के बारे में रिपोर्ट ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर होगा प्रोविजंस बनाने का विद रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शंस। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टेट के राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमारा लास्ट चैलेंज है लॉजिस्टिक्स और मैन पावर का, जैसे ईवीएम वीवीपैट। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्लान ड्रॉ अप किया है लॉजिस्टिक अरेंजमेंट बनाने के लिए। कमीशन ने एस्टिमेट किया है कि कितना इक्विपमेंट लगेगा, जैसे ईवीएम वीवीपैट
कितने पोलिंग पर्सनल की ज़रूरत होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरे नेसेसरी अरेंजमेंट्स भी। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।